नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार और उनके सिस्टम ने चार एफिडेविट दाखिल किए हैं, जिसमें एक तो खुद मुख्यमंत्री ने एफिडेविट दाखिल कर रखी है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने, डीजीपी ने और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने भी अपना एफिडेविट दाखिल किया ईडी के कृत्यों पर, और ईडी ने जो उन पर आरोप लगाए उस पर जवाब दिया। ऐसे में ईडी के कान खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि आपको भी कोई प्रत्युत्तर करना है, कोई रिज्वाइंडर फाइल करना है तो वो कर दीजिए। ईडी ने कहा ठीक है, और ईडी ने जो रिज्वाइंडर फाइल किया है उसके डिटेल्स भी अब हमारे सामने आ गए हैं, और इसमें ईडी खुद ही उलझ रही है ममता बनर्जी को गलत साबित करने में। पश्चिम बंगाल सरकार को गलत प्रूफ करने में ईडी ने जो भी तर्क हो सके थे सब उस रिज्वाइंडर में गढ़ डाले हैं। आपको यहां यह भी क्लियर कर दें कि दोनों तरफ से जब एफिडेविट और रिज्वाइंडर का काम कंप्लीट हो गया है तो जज साहब ने तारीख भी सुनवाई की दे दी है। अब फरवरी में कोई सुनवाई नहीं होगी, 18 मार्च को बहस कराई जाएगी। लेकिन ईडी ने जो रिज्वाइंडर फाइल किया है उसमें क्या क्या डिटेल है वो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में यह कहा है कि वो जब आईपैक के दफ्तर पर पहुंची तो ईडी के अधिकारियों की अनुमति से सिर्फ टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गई। उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी थे जो इलेक्शन से जुड़े हुए थे। हमने बस उतना ही उठाया। अब ईडी ने इसमें बड़ा ही घुमावदार जवाब दिया है। ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस दावे का विरोध किया है, वो मुकर गए हैं। रिज्वाइंडर में उनका कहना है कि हम लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी लेकिन ये लोग फाइल ले गए। साथ ही साथ उन्होंने बातों को उलझाते हुए यह भी कहने की कोशिश की है कि एक बार जब तमाम फाइल्स सर्च हो रहे परिसर से ले ली गई है तो यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि जो ममता बनर्जी ने फाइल्स वहां से कलेक्ट किए हैं वो केवल टीएमसी की ही गोपनीय फाइलें थीं या फिर जिस केस में ईडी वाले छापा मारने आए थे फाइल उससे भी जुड़ी हुई थी। मतलब आरोप ईडी वाले यह लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वहां पर ना सिर्फ टीएमसी की फाइलें अपने साथ लेने की कोशिश की या ले गई, बल्कि केस से जुड़ी फाइलें भी वो उठाकर लेकर चली गई। अब इसका क्या जवाब हो सकता है? या तो जब आप ही निर्धारित नहीं कर सकते तो कौन निर्धारित करेगा? उसके बाद देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि ये ईडी वाले आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच रहे हैं। अब इसका जवाब ईडी ने क्या दिया है वो भी समझिए। यह कहा जा रहा है कि आर्टिकल 32 के तहत उनकी दाखिल याचिका 2 कैटेगरी के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती है। पहला, आम जनता जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के शासन का मौलिक अधिकार है। दूसरा, ईडी के अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्वतंत्र रूप से काम करने का मौलिक अधिकार है। अब यहां पर पहली बात तो समझ में आती है कि आम जनता के मौलिक अधिकार का हनन होता है और इसका व्यापक असर पड़ता है तो लोग आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं या फिर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन यहां क्या है, इन्होंने दूसरे पॉइंट में मौलिक अधिकार की बात की है कि ईडी के अधिकारी जब छापा मारने जाते हैं तो उन्हें कोई ना रोके। अगर कोई उन्हें रोक देता है तो उनके मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। अब यह समझने का तरीका है कि ईडी वर्सेज राज्य सरकार का मसला हो या फिर वहां कोई विवाद हो तो वो किस कैटेगरी में फॉल होगा, किस कैटेगरी में गिरेगा, 131 में जाना चाहिए था या नहीं, यह भी एक बड़ा मसला है। इस पर भी ईडी का जवाब आया है, वो हम आपको आगे बताते हैं। तो रिट पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर जो सरकार ने सवाल उठाए थे, इनका कहना है
कि ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ती है और मनी लॉन्ड्रिंग में अल्टीमेटली जनता का पैसा इन्वॉल्व होता है, तो फिर जनता का नुकसान हो रहा है और सरकार ने काम करने से हमें बंगाल में रोका है, तो यह हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, तो जनता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, इसलिए हमने आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन लगाया है। मतलब यह तो वही बात हो गई कि फलाना जो मुख्यमंत्री हैं उनके भाई के भतीजे के उनके चाचा के ऐसे करके आप केस जोड़ेंगे तो कुछ भी निकल आएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 131 के तहत क्षेत्राधिकार की। ईडी ने अपने रिजवाइंडर में जवाब दिया है कि यह मामला अनुच्छेद 131 के तहत नहीं आता, कारण यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक अधिकारों का विवाद नहीं है। उनका मानना है कि यह राज्य के कुछ अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग और अपराध करने का मामला है। अब राज्य के कुछ अधिकारी, तो राज्य के कुछ अधिकारी क्या सरकार का अंग नहीं माना जाएगा जो सिस्टम है? इस पर भी ईडी को जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इसलिए इसे सामान्य आपराधिक प्रक्रिया एफआईआर जांच के तहत देखा जाना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में। वैसे तो एएसजी राजू 23 में आकर ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर की मांग करते फिर रहे हैं। अब विवाद इस बात को लेकर भी है कि ममता बनर्जी भारी पुलिस बल के साथ आईपैक के दफ्तर पर क्यों पहुंची, जहां पर ईडी छापेमारी कर रही थी। हमने आपको पिछले 4 एफिडेविट में सारी जानकारी दी है। ममता बनर्जी ने जो अपने तर्क दिए हैं उस पर अब ईडी का यह जवाब है। तो ईडी ने रेस्पोंडेंट के इस दावे का खंडन किया कि ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों से परमिशन लेकर कैंपस में प्रवेश किया, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि हमने ईडी के अधिकारियों को कहा तो हमें जाने दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने अनुमति नहीं दी थी। डिजिटल डिवाइस या दस्तावेज भी जो इन लोगों ने लिए वो हम लोगों ने आपत्ति जताई, इसके बावजूद लिए, जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि इन लोगों में से किसी ने विरोध नहीं किया और हमने बहुत पोलाइटली इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए यह सब प्रक्रिया अपनाई है। ईडी ने कहा कि वो झूठ बोल रही हैं, इससे ज्यादा गलत कुछ और नहीं हो सकता। ईडी के पास सर्च को समेटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था, ताकि सुरक्षा एजेंसियों के बीच जो टकराव की स्थिति है, शारीरिक टकराव के हालात न बन जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रवेश का तरीका बहुत ही क्लियरली फोर्सफुल था और संख्यात्मक ताकत का प्रदर्शन था। ईडी अधिकारियों के बार बार रोकने की अपील के बावजूद ममता बनर्जी उनकी बात नहीं सुन रही थी। कोई जांच एजेंसी सामान्य रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को चल रही सर्च के परिसर में प्रवेश करने और सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देगी, ये इनका तर्क है, जबकि ऐसा हुआ है। क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तो पुलिस फोर्स Z+ सिक्योरिटी वाली है, तो उनके साथ रहेगी, डीजीपी भी रहेंगे, कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी रहेंगे। अब इसे ईडी अलग तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। अब बात आती है पंचनामा में जबरदस्ती को लेकर। पंचनामा में क्या जबरदस्ती होगी? ईडी ने आरोप लगाया कि पंचनामा जिसमें दर्ज है कि सर्च शांतिपूर्वक हुई है, को इस रूप में समझा जाना चाहिए कि ईडी अधिकारियों ने कार्यवाही के दौरान कोई बल या धमकी नहीं दी। हालांकि उक्त पंचनामा दबाव और जबरदस्ती के माहौल में दर्ज किया गया था, क्योंकि परिसर में कोलकाता पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। अब यहां पर जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब ईडी खुद कह रही है कि सब कुछ शांतिपूर्वक ढंग से हुआ, हमने कुछ फाइलें जब्त नहीं की, तो फिर हमारे द्वारा मनमानी किए जाने का सवाल ही कहां पैदा होता है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब यह मसला ऑलरेडी कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा है तो समानांतर तौर पर इसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों चलाया जा रहा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंस को समझते हुए कह रहे हैं कि पहले हाई कोर्ट ही जाना चाहिए, तो फिर ईडी को भी हाई कोर्ट में आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। इस पर ईडी ने अलग ही जवाब दिया है। जैसे कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने इस मामले में ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया था
और कोलकाता पुलिस को कहा था कि आप ईडी के अधिकारियों पर केस दर्ज नहीं कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कीजिएगा, हम इस पर स्टे लगाते हैं। तो इसी को इन लोगों ने आधार बना दिया। इन्होंने क्या कहा है जरा समझिएगा। ईडी ने कहा कि यह आपत्ति टिक नहीं सकती क्योंकि कोर्ट का पहला आदेश तो पहले ही आ चुका है, जज साहब ने ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया था, साथ ही ईडी के खिलाफ एक्शन लेने से मना कर दिया था। ईडी वालों ने अपने रिजवाइंडर में यहां तक जोर दिया कि कोर्ट ने ही तो हस्तक्षेप किया, इस वजह से कानूनहीनता की स्थिति बंगाल में पैदा नहीं हुई, नहीं तो ईडी और पश्चिम बंगाल पुलिस में हितों के टकराव को लेकर फिर से लड़ाई छिड़ जाती। इस वजह से यहां जो है याचिका मेंटेनेबल है, क्योंकि कोर्ट संज्ञान ले चुका है तो उन्हें यहां पर केस सुनना ही चाहिए। कमाल का तर्क है। अब आप बताइए कि इस केस को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं। इस तरीके की बातें कर इस रिजवाइंडर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में केस को उलझाने की कोशिश में ईडी जुटती जरूर है, लेकिन 4 एफिडेविट में जो पक्ष मजबूत है उसके सामने इनके ये तर्क टिक नहीं पा रहे हैं। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी जो इस सरकार की मुखिया है वो इस केस से कैसे डील करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।